यार लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक काम दिया था कि बैंडविड्थ और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी थी, राइट? मैंने ये आपको काम दिया था, है ना? अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कहां पे? फिल्टर्स के अंदर। मैंने आपको क्या बताया था? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है एट विच द मैग्नीट्यूड बिकम्स 1/√2 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। 1/√2 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने आपको यह भी बताया था, अगर आपको याद हो बेटा, फिल्टर्स के अंदर ये जो आपका सीरीज आरएलसी सर्किट है, इट एक्ट्स लाइक अ बैंड पास फिल्टर, है ना? ये मैंने बताया था आपको। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर करंट का ग्राफ भी ड्रॉ किया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि करंट का ग्राफ ऐसे वेरी कर रहा था फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट। दिस वाज मॉड आई, दिस वाज ओमेगा। अब हमारा यहां पे जो बेटा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी था, अगर आपको याद हो, सॉरी, मैक्सिमम करंट जो था, दैट वाज व्हाट? इट वाज Vm, सॉरी नॉट Vm, बेसिकली इट वाज V/R। अब मैंने आपको ये बोला था कि जहां ये 1/√2 हो जाए, ऐसी दो फ्रीक्वेंसी उठा लेना, यही बोला था ना? तो ये जो था, ये था Vm/√2R। और मैंने ये दो फ्रीक्वेंसी आपको बताई थी बच्चे, ओमेगा एल एंड ओमेगा एच, जिनके बीच का डिफरेंस मैंने बोला था बैंडविड्थ, ठीक है? बैंडविड्थ बोला था। तो एक बार ना डेफिनेशन लिख लेते हैं जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, भले ही हम पैसिव फिल्टर में कवर कर चुके हैं। बैंडविड्थ represents the range of frequency. Bandwidth represents the range of frequencies over which the response of a system is spread. वो फ्रीक्वेंसी जिस पे सिस्टम का रिस्पॉन्स फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ बैंडविड्थ। नेक्स्ट पॉइंट, बैंडविड्थ इज टेकन एज द डिफरेंस ऑफ टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट पॉइंट, Cut off frequency is the frequency at which response of the system becomes 1/√2 times the maximum value, ठीक है? 1/√2 times the maximum value, or we can say the power becomes half, of the maximum value, or the response gets reduced by 3 decibel। तो यहां पे फंडा क्या था देखो, P मैक्स क्या था? Vm ही ले लो, चलो, Vm स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R, चलो Vm स्क्वायर बाय R,
एंड P कट ऑफ VM स्क्वायर बाय √2R का स्क्वायर यानी I स्क्वायर R, तो दैट इज P मैक्स बाय 2। तो हाफ हो गई ना, इसीलिए इसे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ऐसे ही अगर आप एम्पलीट्यूड को dB में निकालोगे 20 log 10 बेस VM बाय √2R, इट इज 20 log VM बाय R यानी मैक्सिमम वाली वैल्यू माइनस 20 log √2। √2 का मतलब है 2 की पावर हाफ, तो आप इसे लिख सकते हो 20 log VM बाय R माइनस 10 log 2। log 2 है 0.3010, इसीलिए 3 dB फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यही तो रीजन है कि जो हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हम ये मान लेते हैं कि कट ऑफ के बाद ना सिग्नल की जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल है, सिग्नल की जो पावर है वो बहुत छोटी है। यही बैंडविड्थ का फंडा है। सिग्नल तो देखो 0 से लेके इन्फिनिटी तक फैला है भाई। अगर आप इसका देखोगे स्पेक्ट्रम तो 0 से इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, लेकिन अब भाई किसी सिग्नल को, एक सिंगल वैल्यू को इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी तो अलॉट नहीं कर सकते ना। फ्रीक्वेंसी हमारे सिस्टम में बहुत एक लिमिटेड रिसोर्स है। जब ही तो क्या होता है, ये अलग अलग मोबाइल कंपनियां बिडिंग करती हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। 2G 3G ये सब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं। तो फ्रीक्वेंसी एक बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, तो किसी भी एक सिस्टम को आप इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी अलॉट नहीं कर सकते। तो आप क्या मान लेते हो कि जब 50% से कम हो गई पावर, when power goes below 50%, तो सिग्नल ceases to exist और सिग्नल stops to exist। सिग्नल नहीं रहता वहां पे। हम ये मान लेते 50% से कम पावर मेरे लिए ना के बराबर है। अब यहां पे अगर देखा जाए बेटा, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि करंट इज mod of I is V by mod of Z। now at cut off frequency mod I is V by √2R, therefore mod Z is √2R। R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया भाई, देखो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी यहां से, एक क्या बल्कि मैं कहता हूं 2 क्वाड्रेटिक बन जाएंगे यहां पे। अगर आप देखें ओमेगा स्क्वायर LC, ठीक है, -1 इज ओमेगा RC। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा R/L प्लस माइनस होगा -1। या एक काम करो ना, ये प्लस माइनस चल रहा है ना, तो हम केस 1 ले लेते हैं बेटा, प्लस वाला। मैं केस 1 कौन सा ले रहा हूं, जिसमें ये प्लस में है। तो मैं कहता हूं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा R/L। मैंने राइट हैंड साइड पे प्लस लिया है, प्लस ओमेगा RC। तो जब वो लेफ्ट में आया तो वो क्या बन गया, माइनस। अब इसके रूट्स तो आप निकाल ही सकते हो बेटा, क्या आएगा B प्लस। सर प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो रूट्स हैं वो नेगेटिव बने, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है भाई। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिकली होती थोड़ी ना है। तो अगर मैं बीच में माइनस वाला रूट भी लेता ना, तो वो वैल्यू नेगेटिव आती, और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी अलाउड और इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? इसीलिए माइनस वाला रूट इग्नोर कर दिया।
अब इसके अंदर दूसरे केस पे चलते हैं बेटा, केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस 2 कैसा होगा? केस 2 में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आर बाय एल माइनस 1 बाय एल सी, यानी राइट हैंड साइड पे मैंने माइनस ले लिया तो वो लेफ्ट में आके हो गया प्लस। तो यहां पे ना बस ये बीच वाली टर्म नेगेटिव हुई है, बाकी सारा आपका रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, अगर आप रूट निकालते हो। अब ऑब्वियसली बेटा ऊपर वाली जो टर्म है वो बड़ी होगी, क्योंकि यहां दोनों टर्म ऐड हो रही हैं, यहां पे ऐड और एक सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो बेटा यहां पे ये हुआ ओमेगा एच और ये हो गया बच्चे आपका ओमेगा एल। ये हो गया ओमेगा एच एंड ओमेगा एल। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें तो बेटा ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल अगर आप निकालो तो ये आएगा आर बाय एल और ये होती है आपकी बैंडविड्थ। सिंपल, आर बाय एल इज योर बैंडविड्थ। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों टर्म तो आप ना इसको ऐसे व्यू कर सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी। जब आप मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी में a माइनस बी तो क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये r बाई 2l का स्क्वायर जो है वो कट जाएगा, तो ये बनेगा बेटा 1 बाई एल सी, यानी ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो बेसिकली यहां पे आप ये कह सकते हो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज रूट ओवर ओमेगा एच इंटू ओमेगा एल। तो इसका क्या मतलब हुआ? हेंस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ अपर एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ज्योमेट्रिक मीन है। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है ना बेटा कि यहां पे बहुत सारे बच्चों को ऐसा फील होगा कि ओमेगा नॉट मिड पॉइंट होना चाहिए। एक्चुअली ओमेगा नॉट मिड पॉइंट नहीं होता, वो क्या होता है? जियोमेट्रिक मीन होता है। ग्राफ में देखने में लगता है बीचों बीच लाई कर रहा है, बट इट डज नॉट एक्चुअली लाई एट द मिड पॉइंट। तो आप अगर देखें ओमेगा नॉट एज रूट ओमेगा एच इंटू ओमेगा एल, तो अगर हम लॉग ले लें तो आपको ये नजर आएगा लॉग ओमेगा एच प्लस लॉग ओमेगा एल बाय 2। ठीक है, ये बनेगा, यानी ओमेगा नॉट इज जीएम ऑफ ओमेगा एच एंड ओमेगा एल और लॉग ओमेगा नॉट इज एम ऑफ log ओमेगा एच एंड log ओमेगा एल। एम माने एरिथमेटिक मीन, जीएम माने जियोमेट्रिक मीन। अरे वहां पे आरएमएस ही आएगा। लो भाई एक काम करते हैं ना, पंगा ही खत्म कर देते हैं। दिखाना जरा, डिपेंड करता है, देखो ग्राफ किसका प्लॉट कर रहे हो। यहां पे आप रख लो v बाय आर, v बाय रूट 2r। ठीक है, ठीक है, चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी आप कर लो यार, अब यहां पे ज़्यादा बिगाड़ने वाली बात हो जाएगी। चलो फिर भी कर देता हूं, वरना फिर कंफ्यूज रहोगे। पावर में तो आरएमएस का यूज करते हैं ना बेटा। बस लो, मैंने वीएम का चक्कर ही खत्म कर दिया। और कहां पे है?
ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अरे यार फिर से मैंने वही लिख दिया। आज पता नहीं वीएम क्यों चल रहा है दिमाग में। ठीक है, अब सही है। चलो ये क्लियर हुआ। चलो भाई, तो बेटा मैं कितनी बार तुम लोगों को 50 बार कम से कम बोल चुका कि मुझे टेलीग्राम पे रिमाइंड करा दो कौन कौन से पीडीएफ पेंडिंग है, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेगा थोड़ी। चलो अब ये तो क्लियर हो गया हमको। अच्छा देखो यहां पे ना एक चीज और समझाता हूं यार, एक चीज और समझने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमें एक आध लेक्चर और लगेगा तो क्या हो गया, हम लोग लगाएंगे लेक्चर। अब देखो आपको ये लगता है ना कि करंट के ग्राफ में ओमेगा नॉट बीचों बीच आता है। एक्चुअली बेटा वो इसलिए होता है कि ये जो ग्राफ आप बनाते हो ना, एक्चुअली ये जो ग्राफ आप बनाते हो मॉड आई, यहाँ पे ना एक्स एक्सेस पे लॉग ओमेगा होता है। एक्चुअल में क्या होता है, लॉग ओमेगा, बोडे प्लॉट। एक्चुअली ये क्या होता है, बोडे प्लॉट। तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो अब देखो यहां पे आपको ऐसा नजर आएगा कि ये जो है ना ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। लेकिन बेटा ये मिड पॉइंट किस डोमेन में है, ये है लॉग ओमेगा में। हम लोग भले ही दिखाते ओमेगा एल और ओमेगा एच हैं, एक्चुअली क्या चल रहा होता है, लॉग ओमेगा। अब ये समझ आया मिड पॉइंट क्यों नजर आता है। हम लोग एक्स एक्सिस पे दिखा देते हैं ओमेगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, लॉग ओमेगा होता है। ठीक है, समझ में आया। चलो ये क्लियर हुआ। चलो ये क्लियर हो गया ना सब लोगों को बढ़िया तरीके से। अब देखो इसके बाद एक आखिरी पैरामीटर जो मुझे आप लोगों को निकलवाना है, दैट इज क्वालिटी फैक्टर। आपको याद है मैंने आरएलसी सर्किट का नहीं निकलवाया था, मैंने आपको बोला था जब इसका रेजोनेंस पढ़ेंगे तभी निकालेंगे। अब देखो क्वालिटी फैक्टर के बारे में आप क्या जानते हो कि इट्स 2 पाई इंटू पीक एनर्जी स्टोर्ड बाय एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल। अब देखो एट रेजोनेंस आई इज मैक्सिमम। ये तो आप जानते हो कि करंट मैक्सिमम आता है, मैंने इसको मान लिया आई एम। तो क्वालिटी फैक्टर कितना हुआ, 2 पाई पीक एनर्जी स्टोर्ड ये हो गई और एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल ये हो जाएगा। तो ये ना बेटा आपका यही आ जाएगा ओमेगा एल बाय आर, जस्ट लाइक आर एल सर्किट, बट यहां पे ओमेगा इज एक्चुअली ओमेगा नॉट। तो क्वालिटी फैक्टर इज ओमेगा नॉट एल बाय आर रेजोनेंस पे। समझ में आया क्या किया हमने यहां पे, समझ में आया यहां पे हमने क्या किया, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो मेरे भाई, ये चीज क्लियर हुई।
ये चीज क्लियर हुई। अब बेटा आगे की अगर बात करें हम, तो यहां पे आप अभी ये निकाल चुके हो कि बैंडविड्थ कितनी होती है, R/L। तो इसी अकॉर्डिंगली क्वालिटी फैक्टर कितना हो गया, क्वालिटी फैक्टर इज ω0/बैंडविड्थ। तो हम ये भी कह सकते हैं ना, क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ। अब आप एक छोटी सी चीज सोचो, कि अगर किसी सर्किट का बैंडविड्थ बहुत छोटा है तो उसका क्वालिटी फैक्टर बहुत बड़ा होगा। एक सिंपल सी बात अगर हम सोचें, इफ बैंडविड्थ इज स्मॉल, यानी कि नैरो रेजोनेंस कर्व, in such a case quality factor is high. So quality factor indicates sharpness of resonance curve, समझ में आया? शार्प कैसे होगा ग्राफ, कि कम फैला हुआ हो। एक सिंपल सा अगर एग्जांपल हम लें, बेटा, हम एक सिंपल सी चीज मुझे बताना, देखो कि मैं ना आपको दो ग्राफ देता हूं, एक ऐसे और दूसरा ग्राफ देता हूं ऐसे। अब यहां पे क्वालिटी फैक्टर किसका ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ, क्वालिटी फैक्टर किसका ज्यादा होगा भाई? क्वालिटी फैक्टर इज दिस वन, दिस हैज अ हाई क्वालिटी फैक्टर, क्योंकि ये शार्पर है, ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आई? ये शार्प है। तो बेटा ऐसे सर्किट्स को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट। क्यों बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट? इस ग्राफ से इतना क्लियर हो जाता है कि एक बैंड पास फिल्टर है, समझ रहे हो? इस ग्राफ से, ग्रीन वाले ग्राफ से ये तो क्लियर है ये बैंड पास फिल्टर है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट विल पास सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड इट विल स्टॉप रेस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो ये कुछ फ्रीक्वेंसीज को आगे जाने देता है और कुछ फ्रीक्वेंसी को रोक लेता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट। तो ये वाला एक पॉइंट लिखो, सीरीज रेजोनेंट सर्किट is a band pass filter. Series resonant circuit is a band pass filter, so it is called as frequency selective circuit. So it is called as frequency selective circuit because it selects and allows certain frequencies to pass that lie within the bandwidth. It allows certain frequencies to pass that lie within the bandwidth while rejecting rest of the frequencies. ठीक है? तो बेटा क्वालिटी फैक्टर ये बताता है बेसिकली कि कितना हाई क्वालिटी ग्राफ है। हाई क्वालिटी ग्राफ क्यों है? क्योंकि फैला हुआ नहीं है। अब जैसे ऐसा सोचो, आप लोग रेडियो सुने होंगे कभी ना कभी, रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, रेडियो सिटी, ये सब आप सुने होंगे। अब आपने कभी ये देखना, जैसे रेडियो मिर्ची है मेरे ख्याल से 98.3,
तो 98.4 पे भी अगर आप जाओगे ना तो वहां आपको उसका गाना सुनाई देगा बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस के साथ। यानी बेटा 98.3 वाला एफएम उसके दोनों तरफ स्प्रेड है, लेकिन उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 98.3, जिस कारण से आपको वहां पे मैक्सिमम सिग्नल देखने मिलता है। एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बैंडविड्थ एंड रेजोनेंस। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बैंडविड्थ एंड रेजोनेंस। समझ रहे हो? 98.3 एफएम की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 98.3, बट वो उसके दोनों तरफ फैला हुआ है। अब सोचो अगर ये ज्यादा फैल गया तो ये आजू बाजू वाले रेडियो स्टेशन में जाके इंटरफेयर करेगा, विच इज नॉट गुड। इसीलिए आप ये चाहते हो बैंडविड्थ कम रहे ताकि ये बाकी के रेडियो स्टेशन से इंटरफेयर ना करे। यानी आप ये सोचो अगर आपको एक ही रेडियो पे मल्टीपल स्टेशन, रेड एफएम भी चाहिए, रेडियो सिटी भी चाहिए, रेडियो मिर्ची भी चाहिए, ये सारे रेडियोज आपको एक ही रेडियो पे चाहिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे, तो एक स्टेशन अगर कम फ्रीक्वेंसी कंज्यूम करेगा तो ऐसे ज्यादा स्टेशंस का आप यूज कर सकते हो। और ये कम्युनिकेशन के अंदर कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, कि हम लोग फ्रीक्वेंसीज में सिग्नल को डिवाइड करते हैं। एक सिग्नल को सर्टेन सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी एलोकेट किया, दूसरे को डिफरेंट और तीसरे को डिफरेंट। अब ये जो आपके मोबाइल ऑपरेटर्स होते हैं, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, इन सब की भी फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड है बेटा। तो अगर एक का सिग्नल ज्यादा बैंडविड्थ ले लेगा तो कम नंबर ऑफ यूजर्स यूज कर पाएंगे, विच इज अनडिजायरेबल। इसीलिए रेजोनेंस कर्व जो है ना शार्प होना चाहिए, सो दैट यू कैन यूज मल्टीपल स्टेशंस इन अ लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये वाला पॉइंट एक लिखना, इफ इन द लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज, इफ इन द लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज we have to allow multiple users. If in the limited frequency range we have to allow multiple users, then the bandwidth occupied by each user should be very small, which means it must have high quality factor. अब समझे भाई, रेजोनेंस का प्रैक्टिकल एग्जांपल बचपन से देखते आ रहे हो, बट कभी उस पर गौर नहीं किया कि एक फ्रीक्वेंसी के आजू बाजू भी रेडियो स्टेशन कैसे सिग्नल भेजता है, क्योंकि सिग्नल सिंगल फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता, उसका स्पेक्ट्रम स्प्रेड होता है, दोनों तरफ स्प्रेड होता है, लेकिन कम से कम स्प्रेडिंग रहनी चाहिए ताकि ज्यादा ऐसे स्टेशंस को हम यूज कर पाए। अब एक पॉइंट और समझना यार यहां पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट रेजोनेंस हम क्या कहते हैं, करंट इज सिंपली V by R, दिस इज एक्चुअली मैक्सिमम। तो बेटा अगर मैं यहां पे VL निकालूं विच इज I इंटू XL, तो इट विल बी V इंटू ओमेगा नॉट L बाय R विच इज QV। ठीक है, एट रेजोनेंस VL इज इक्वल टू VC, क्योंकि ये दोनों कटते हैं ना तो बराबर मैग्नीट्यूड होता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज across L and C is Q times source voltage, अब ध्यान से सुनना, if Q is greater than 1, it means magnitude of voltage across L and C, magnitude of voltage across L and C is more than
सोर्स वोल्टेज इज मोर देन सोर्स वोल्टेज अगर Q 1 से बड़ा हुआ। इसीलिए पता है Q को क्या बोलते हैं, देयरफॉर Q इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन फैक्टर, क्योंकि इसने मैग्नीफाई कर दी ना वोल्टेज भाई, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन फैक्टर। समझ में आया? Q को मैग्निफिकेशन फैक्टर भी बोला जाता है। और ये याद रखना, ये जो प्रिंसिपल है ना, मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन क्यू मीटर। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन क्यू मीटर। क्यू मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ कॉइल निकालने के काम में आता है बच्चे। तो वहां यही प्रिंसिपल यूज करते हैं कि रेजोनेंस पे अगर इंडक्टर कैपेसिटर की वोल्टेज नाप ली जाए, डिवाइडेड बाय द सोर्स वोल्टेज विल गिव अस द क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, कर्व के कम होने से, अच्छा ज्योत्सना ऐसे समझो तुम्हारे पास 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, अगर एक स्टेशन 10-10 ऑक्यूपाई करे तो ऐसे कितने स्टेशन लगा पाओगे बताओ? अगर आपके पास 1000 अवेलेबल है, हर कोई 10 कंज्यूम कर रहा है, तो आप कितने लगा पाओगे बताओ? जल्दी से बोलो, कितने लगा पाओगे? 100, ऑब्वियसली 1000/10। अगर हर कोई 50-50 कंज्यूम करे, अगर हर कोई 50-50 कंज्यूम करे तो कितने लगेंगे? 1000/50 यानी 20। तो बेटा कंज्यूम कितनी फ्रीक्वेंसी करता है कोई सिग्नल, वो है उसकी बैंडविड्थ, जितनी फ्रीक्वेंसी में वो फैला हुआ है। क्योंकि जहां तक एक सिग्नल फैला है वहां दूसरा तो नहीं डालोगे, वरना दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, ना तो ये बचेगा ना तो वो। तो आपको सिग्नल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे भेजना है, तभी आपके रेडियो में अलग अलग सिग्नल आएंगे, वरना पता चलेगा रेडियो सिटी का गाना भी बज रहा है और रेडियो मिर्ची का भी समझ कुछ नहीं आ रहा कि बज क्या रहा है यहां पे। इसीलिए आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रखना है। अब ये वाला सिग्नल जो है मेरा, ये वाला जो हाथ है, अगर ये सिग्नल बहुत बड़ा हो गया, जाके इसमें भी घुस गया, तो ये भी बिगड़ा और ये तो गया ही गया। तो बेटा दोनों सिग्नल बिगड़ जाएंगे अगर वो ओवरलैप कर गए फ्रीक्वेंसी में। तो हम ये चाहते हैं दोनों थोड़ा दूर दूर रहें। इसके लिए अगर ये कम फ्रीक्वेंसी ले, ये भी कम फ्रीक्वेंसी तो ले तो ऐसे बहुत सारे स्टेशंस हम यूज कर सकते हैं। अब समझ आया ज्योत्सना? बताओ, अब समझ आया? तो बेटा ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल के एग्जाम्पल लेता हूं, मैं आपका नेटवर्क कम्युनिकेशन से भी रिलेट करा रहा हूं, यहां पे आता है यूज तो बता रहा हूं। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग यहां पे सोचते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट which VL is maximum। ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस पे इंडक्टर का वोल्टेज मैक्सिमम आता है? अब देखो ये डिराइव कैसे करेंगे। हम क्या कहते हैं भाई, ठीक है, ये मत कहना रेजोनेंस पे मैक्सिमम आता है, बेटा ऐसा बिल्कुल मत कहना। रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम आता है, जिससे रेजिस्टेंस का वोल्टेज मैक्सिमम बनता है। अभी बताऊंगा। R² ओमेगा L - 1/ωc का स्क्वायर। नाउ VL ये होगा V इंटू, अब आप सोच रहे होगे सर करंट मैक्सिमम, तो VL भी तो मैक्सिमम होना चाहिए था। बेटा VL इसलिए मैक्सिमम नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ आप ये कह के कि डिनोमिनेटर मिनिमम है, पूरी वैल्यू मैक्सिमम है, ऐसा नहीं कह सकते। ऊपर भी तो ओमेगा आ रहा है, अगर ऊपर एक कांस्टेंट टर्म आ रही होती तब तो आप कह देते डिनोमिनेटर मिनिमम तो वैल्यू मैक्सिमम, लेकिन ऊपर भी किसका फंक्शन आ रहा है? ओमेगा का, इसलिए ऐसा नहीं कहते। ठीक है, अब मैं ये कह देता हूं VL का ना स्क्वायर कर लो, आसान तभी पड़ेगा। स्क्वायर करके इजी पड़ेगा थोड़ा सा बेटा, या फिर एक काम करो, एक काम और आप कर सकते हो कि VL को ऐसे लिख लो, ओमेगा L को ना नीचे ले जाओ। ओमेगा L को जब बच्चे रूट के अंदर डालोगे तो ये बनेगा ना,
अब मैं ये कह सकता हूं न्यूमरेटर कांस्टेंट है। अब मैं ये कह सकता हूं न्यूमरेटर कांस्टेंट है। अगर ऐसा मैं कह सकता हूं कि न्यूमरेटर कांस्टेंट है, तो नाउ आई कैन बेसिकली डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर। मैं कहता हूं डिनोमिनेटर अगर मिनिमम हो गया तो VL विल बी मैक्सिमम। सही बात है। तो मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेता हूं बेटा, क्योंकि न्यूमरेटर कांस्टेंट हो गया ना। ये जो फंडा लगाते हो ना, ये हमेशा ध्यान रखना, ये तभी लग सकता है कि डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर दें जब न्यूमरेटर आपका कांस्टेंट है। अगर न्यूमरेटर खुद भी वेरिएबल है तो ऐसे सिर्फ आप एक टर्म को देख के नहीं कर सकते। तो इसका डेरिवेटिव 0 किया, -r² इंटू 2 बाय ओमेगा क्यूब L² प्लस 2 1/1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC इंटू माइनस माइनस प्लस 2 बाय ओमेगा क्यूब LC। अब देखो ओमेगा क्यूब तो कॉमन ले सकते हो, ओमेगा क्यूब L, तो ये कॉमन ले लो। देखो 2 बाय ओमेगा क्यूब L, तो यहां बचा r² बाय L प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर LC इंटू 1/c। तो अब आपका पहला टर्म तो ये हटा ही दो, ओमेगा तो नॉन जीरो लेना ही लेना है। अब यहां पे आप क्या कह सकते हो, अगर इसको c से मल्टीप्लाई कर दें, देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा, r² c बाय L, तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर LC इज 1 माइनस r² c बाय 2L। ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाय LC 1 माइनस r² c बाय 2L। तो यहां पे ओमेगा कितना आ गया, 1 बाय रूट LC ये आ गया। ठीक है। अब यहां पे अगर हमें क्लियर हुआ, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इस पे आपका इंडक्टर का वोल्टेज बेटा मैक्सिमम आएगा, और ये जो टर्म है ये 1 से बड़ी होगी, डिनोमिनेटर छोटा तो ओवरऑल टर्म 1 से बड़ी। तो आप ये भी कह सकते हो दिस ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 बाय रूट LC। ऐसा सोच लो ना, डिनोमिनेटर में 1 से छोटी टर्म गई तो ये वैल्यू 1 बाय LC से बड़ी होगी, यानी इंडक्टर की वोल्टेज मैक्सिमम मिलती है लेकिन अबव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही बच्चे यहां पे हम एक क्वेश्चन और डालते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, एट विच VC इज मैक्सिमम। ठीक है। किस फ्रीक्वेंसी पे VC मैक्सिमम आता है भाई? अब फिर से वैसा ही करो, मॉड I इज V बाय मॉड Z, V बाय ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C का स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे हम कहते हैं VC इज मॉड I इंटू XC, V बाय ओमेगा C रूट ओवर r² प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C का स्क्वायर। तो V बाय रूट ओवर ओमेगा C को अंदर ले लो ना। अब देखो फिर से यही फंडा हो गया ना कि न्यूमरेटर कांस्टेंट हो गया और डिनोमिनेटर वेरिएबल। तो मैं कहता हूं VC इज मैक्सिमम व्हेन डिनोमिनेटर इज मिनिमम। तो हम कहते हैं D बाय डी ओमेगा
फिर से मैं बता दूं बेटा, ये कब लगेगा? जब एक टर्म कांस्टेंट हो तो आप दूसरे को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों वेरिएबल हैं तब ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चल अब आगे देखें। तो इसका होगा 2 ओमेगा आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 इंटू 2 ओमेगा एल सी इक्वल टू 0। तो 2 ओमेगा सी आप कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो यहां पे बना आर स्क्वायर सी प्लस 2 एल ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1। तो यहां पे क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर एल सी इज 1 माइनस आर स्क्वायर सी बाई 2l। तो ओमेगा इज 1 बाय रूट एल सी 1 माइनस आर स्क्वायर सी बाय 2l। तो बेटा ये जो वैल्यू है ये 1 बाय रूट एल सी से छोटी आई, ये 1 बाय रूट एल सी से छोटी आई क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में जो टर्म है वो 1 से छोटी है। तो देयरफॉर मैक्सिमम वोल्टेज across L occurs at omega less than omega naught and maximum voltage, sorry, omega greater than omega naught and maximum voltage across C occurs at ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट। ये समझ में आया? तो ये बिल्कुल भी मत सोचना बेटा, ये चीज बिल्कुल भी मत सोचना कि इंडक्टर कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज रेजोनेंस पे आती है। नहीं, मैक्सिमम करंट आता है रेजोनेंस पे, मैक्सिमम करंट आता है रेजोनेंस पे, और आईआर के हिसाब से मैक्सिमम वोल्टेज रेजोनेंस पे बनती है, लेकिन किसके अक्रॉस? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। किसके अक्रॉस? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। बात को समझने की कोशिश करना बेटा। हम लोग क्या कह रहे हैं? एट रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम होने से आईआर की वैल्यू भी मैक्सिमम बनी, तो रेजोनेंस पे रेजिस्टेंस की वोल्टेज मैक्सिमम है, लेकिन रेजोनेंस से पहले मैक्सिमम होता है कैपेसिटर का वोल्टेज और रेजोनेंस के बाद मैक्सिमम होता है इंडक्टर का वोल्टेज। अब देखो ये चीज ग्राफ में दिखाता हूं। तो देखो भाई क्या होता है, ये बनता है रेजिस्टेंस की वोल्टेज का ग्राफ। किसकी वोल्टेज का ग्राफ बनता है? ये रेजिस्टेंस की वोल्टेज का ग्राफ। तो ये कहां पे मैक्सिमम आता है भाई? ये मैक्सिमम आता है ओमेगा नॉट पे। अब देखो जब इंडक्टर और कैपेसिटर की वोल्टेज का ग्राफ बनाओगे, इंडक्टर और कैपेसिटर की वोल्टेज का ग्राफ बनाओगे, तो कैपेसिटर की वोल्टेज मैक्सिमम कहां पे होगी? ओमेगा नॉट से पहले। तो जैसे मैंने मान लो यहां पे मान लिया उसको मैक्सिमम। अब वो तो देखो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बट इतना पता है ओमेगा नॉट से पहले आती है। ठीक है, और ऐसे ही मैंने इंडक्टर की वोल्टेज का मान लिया ओमेगा नॉट के बाद में। समझना बात को। अब जो कैपेसिटर की वोल्टेज है बच्चे, वो कैसे आएगी देखना, ऐसे आएगी। और जो इंडक्टर की वोल्टेज है वो कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी।
अब यहां पे देखो एट रेजोनेंस पे ये दोनों VL और VC बराबर आते हैं, VL और VC आपके बराबर आते हैं, और ये कितने आते हैं, ये आते हैं QVS। कितना आता है, QVS। तो देखो ये वाली वैल्यू तो सप्लाई वोल्टेज है और ये है Q इंटू सप्लाई वोल्टेज। एट रेजोनेंस दोनों की वैल्यू बराबर होती है ना, एट रेजोनेंस दोनों की वैल्यू आपकी बराबर होती है। बात समझ में आई, बताओ ये बात समझ में आई। रेजोनेंस पे दोनों की वैल्यू इक्वल है बट इट इज नॉट द मैक्सिमम। मैक्सिमम कैपेसिटर का जो होगा दैट इज बिलो रेजोनेंस, इंडक्टर का मैक्सिमम अबव रेजोनेंस। याद रखने की आसान तरकीब, इंडक्टर की रिएक्टेंस ओमेगा के साथ बढ़ती है तो उसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो ज्यादा ओमेगा पे आएगी। कैपेसिटर की रिएक्टेंस ओमेगा के साथ घटती है, यानी कम फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा होता है XC, तो उसकी वोल्टेज भी कम फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा आती है। ठीक है, ओमेगा 1/ωc कम फ्रीक्वेंसी पे हाई होता है, इसीलिए VC कम फ्रीक्वेंसी पे हाई होता है। ओमेगा L ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे हाई होता है, इसीलिए VL भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे हाई आता है। तो ये सारे ग्राफ बन गए आपके। अब आपको समझ आ जाना चाहिए रेजोनेंस पे क्या होता है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूरी सप्लाई वोल्टेज आ जाती है, इंडक्टर कैपेसिटर की वोल्टेज कटती तो है लेकिन कितनी होती है, QVS। तो अगर आप एक चीज सोचो, इंडक्टर कैपेसिटर की वोल्टेज अगर मैं एक वोल्ट मीटर से नाप लूं और उसे VS से डिवाइड कर दूं तो मिल जाएगा क्वालिटी फैक्टर। यही आपका Q मीटर होता है मेजरमेंट के अंदर। तो देखो यहां पे कितने सारे कॉन्सेप्ट रिलेट हो गए। मेजरमेंट का मैंने आपको फंडा बता दिया, मैंने आपका इसको कम्युनिकेशन से रिलेट करवा दिया। अच्छा देखो, हम लोग अक्सर ये कहते हैं हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ना वो लिमिटेड है। ऐसा हम क्यों कहते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी तो 0 से इंफिनिटी तक भेज सकते हैं ना। क्या होता है ना बच्चों, देखो फ्रीक्वेंसी रेंज लिमिटेड क्यों बोली जाती है। ये मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, और ये पृथ्वी के चारों तरफ एक बड़ा गोला है, थोड़ा छोटा कर लो, हाँ। तो ये क्या है, ये है अपना आयनोस्फीयर। क्या है, आयनोस्फीयर, जिसमें आयंस रहते हैं। और ये क्या है, अपना अर्थ है। अब क्या होता है बच्चों, कम्युनिकेशन करने के लिए यहां पे एक टावर है, सपोज यहां पे एक टावर है। अब ये सीधे सीधे सिग्नल तो नहीं भेज सकता ना, एक स्ट्रेट लाइन में है ही नहीं ये दोनों अलग अलग लोकेशन पे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे सिग्नल भेजता है यहां से, ये ऐसे टकरा के वापस आ जाता है। अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी भेजता तो ये बाहर चला जाता, यानी अगर आपको सैटेलाइट तक भेजना है ना तो आप हाई फ्रीक्वेंसी पे भेजोगे, और लो फ्रीक्वेंसी पे भेजता तो ये मर ही जाता। लो फ्रीक्वेंसी आगे तक जा ही नहीं पाती। इसीलिए आपके पास ना एक लिमिटेड रेंज हो गया। एक तरह से बीच की फ्रीक्वेंसी बहुत लो भी नहीं कर सकते, बहुत हाई भी नहीं कर सकते, वरना कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी एक बहुत कीमती रिसोर्स है, उसी के अंदर आपके सारे नेटवर्क ऑपरेटर्स काम करते हैं, चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन हो या फिर आपका जियो हो। ये बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है, एग्जैक्टली तो इससे ज्यादा टेक्निकल होता है, हाईली टेक्निकल चीज है, बट बेसिक फंडा बता दिया कि हाई फ्रीक्वेंसी पे इट विल एस्केप द आयनोस्फीयर, एट लो फ्रीक्वेंसी, एट मिड फ्रीक्वेंसी इट विल रिफ्लेक्ट, एट लो फ्रीक्वेंसी इट विल डाई आउट। इसीलिए कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन किया जाता है ना, हाई फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि बिना मॉड्यूलेशन के आपका सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक जा नहीं पाएगा, वो बीच में ही खत्म हो जाएगा। चमका भाई, मजा आया, फील आया? जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो एक्चुअली उनका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है भाई। चलो अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखना। इन द सर्किट ऑफ फिगर RLC दे रखा है, फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, डिटरमाइन क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट ω0, ω1 एंड ω2। VL VC के रेजोनेंस का मैग्नीट्यूड, अरे इनके अलग अलग रेजोनेंस थोड़ी ना है। अगर क्वालिटी फैक्टर 1 से बड़ा है तो एट रेजोनेंस VL और VC सप्लाई से बड़े आएंगे। नहीं श्रवण, वो मैंने ऐसी अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ किया है, बट वैसा नहीं है, वो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, चलो
बना दो यार इसको जल्दी से, अब देर ना करो। वैसे देखें क्या प्रोडक्ट में आ रहा है, हाँ वैसे आ तो जाएगा, सही तो है, दोनों का प्रोडक्ट 1/LC आएगा, सही बात है। ये जो है ना, इसको अगर मैं बोलूं ओमेगा सी और ओमेगा एल, तो ओमेगा सी ओमेगा एल इज अगेन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है, इसके न्यूमरेटर में आ रहा है 1-r²c/2l और इसके आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो कट जाएगा ना मल्टीप्लाई करोगे तो। सही बोले श्रवण, एकदम सही ऑब्जर्वेशन है बेटा, पहली बार किसी ने ये ऑब्जर्व किया, मैंने भी कभी देखा नहीं ये चीज, सोच के बताओ इसका आंसर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाला, तो ओमेगा नॉट इज 1/√LC, टू मिली हेनरी और 0.4 माइक्रो फैरेड। तो √2/4 कितना आ रहा है बताना, 35355 पॉइंट कितना, 0.34। चलो ये आ रहा है भाई, नमन ने बताया ऐसा आंसर आ रहा है। अगला क्या पूछा है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। देखो यार, अब हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मत रट के जाना, कभी इनकेस निकालना पड़ भी जाए तो कैसे निकालना। सबसे पहले तो ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल, दैट इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आपको याद होनी चाहिए R/L, ये हो गई 1000, ठीक है। फिर ओमेगा एच इंटू ओमेगा एल इज ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब यहां से आप सॉल्व कर लोगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, समझ गए। ये मेथड ज्यादा अच्छा है रेदर देन रट के जाएं, क्योंकि रट के जाने पे पहली बात तो ऐसा सवाल आए, बहुत कम उम्मीद है, और इतना लंबा फॉर्मूला रट के करोगे क्या। निकालना जरा ओमेगा एच और ओमेगा एल कितने कितने आ रहे हैं, जल्दी से मुझे बताओ। ऑन सॉल्विंग कितना आ रहा है, मैं भी एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लेता हूं। वेयर इज माई कैलकुलेटर, ये रहा। तो ओमेगा एच इज ओमेगा एल प्लस 1000, तो ये आ रहा है 34858 ओमेगा एल .87 और ओमेगा एच इससे 1000 ज्यादा आ जाएगा 35858.87। पता है देखो, अगर आप अप्रोक्सीमेटली निकालते ना, अगर आप अप्रोक्सीमेटली निकालते तो आप ये कह सकते थे यार कि इसका आधा कर लो, 500 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड करते तो कितना आता है 855, ये आ रहा है 858, देख रहे हो बहुत करीब आता है। अगर बैंडविड्थ, तो मैं आपको बता भी देता हूं, इफ बैंडविड्थ इज मच स्मॉलर देन ओमेगा नॉट, तो ओमेगा एच is approximately omega naught plus bandwidth by 2, omega L is approximately omega naught minus bandwidth by 2, ऐसा कर सकते हो अगर ये वैल्यू बहुत छोटी आ रही है। अब और क्या पूछा है, क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ तो मिल ही चुकी है हमें 1000 रेडियन पर सेकेंड, बैंडविड्थ तो मिल ही चुकी है 1000 रेडियन पर सेकेंड। क्वालिटी फैक्टर होगा ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ, कितना आएगा, ओमेगा नॉट 35355 है, 35.355। थर्ड
कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट ओमेगा नॉट, ओमेगा 1, ओमेगा 2, आई कैप वी कैप बाय आर। कैप माने पीक होता है। अब देखो वोल्टेज का जो पीक है वो है 20 और रेजोनेंस पे सारा जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आता है। रेजिस्टेंस है 10 एम्पियर एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, यानी लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई कैप इज 10/√2। समझ में आया? समझ में आया ये चीज? क्या होता है रेजोनेंस पे? रेजोनेंस पे इंपेडेंस का वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर बनता है, इसीलिए करंट सीधे सीधे आ गया हमारा V/R। ये बात क्लियर हो गई?